सॉलिड में भी एक पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो है क्या है, रिजिड बॉडी। क्या दुनिया में कोई रिजिड बॉडी होता है? हाँ, किसी पार्टिकुलर फोर्स के लिए अगर वो बॉडी का रिलेटिव पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई होने के बाद किसी पार्टिकुलर सिस्टम में, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, किसी पार्टिकुलर फोर्स के लिए, कौन सा फोर्स के लिए, आवाज ही नहीं बोलेगा आप, हाँ, पार्टिकुलर फोर्स के लिए अगर इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डू नॉट चेंज, दैट मीन्स दिस बॉडी इज रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? रिजिड बॉडी। एक बॉडी को रिजिड बॉडी तब कहा जाएगा जब अपन उस पर फोर्स अप्लाई करें। क्या करें? फोर्स। और उसके अगर उस बॉडी के पार्टिकल्स का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होता हो, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होता हो, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अरे बोलो, क्या कहलाएगा? क्या ये बॉडी रिजिड बॉडी है? तो अगर हम ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये पार्टिकल का, इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग। अगर वेरी और यूजिंग के बीच का रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, डेट मीन्स क्या, ये पार्टिकल रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर हम फोर्स अप्लाई करें और इसका रिलेटिव पोजीशन चेंज होता जाए, डेट मीन्स ये रिजिड बॉडी नहीं है, ये रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी। तो यही बॉडी था जो किसी फोर्स के लिए रिजिड बॉडी था, और अभी थोड़ी देर बाद किसी फोर्स के लिए वो रिजिड बॉडी नहीं था। तो रिजिड बॉडी कहेंगे किसको? जब आप फोर्स अप्लाई करें और उसका रिलेटिव पोजीशन चेंज होता हो या ना होता हो, ना होता हो, तब वो रिजिड बॉडी है उस फोर्स के लिए। और अगर चेंज हो जाता है तो वो रिजिड बॉडी। लेकिन ऐसे जनरल केस में बोला जाता है कि हमारे पास रिजिड बॉडी वो है जिस पर आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें उसका रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो, पर उसका रिलेटिव पोजीशन चेंज। रिजिड बॉडी के लायक एक दुनिया में बॉडी है जो, जिसे हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं, पर वो 100% है नहीं। वो है भाई साहब आपके पास डायमंड और कार्बोडियम। समझ में आया? क्या है? डायमंड है। क्या है भाई? डायमंड। डायमंड पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कीजिएगा तब उसके पार्टिकल्स का रिलेटिव पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। बोला भी जाता है हीरा बहुत कठोर होता है। बोले हाँ या ना? तुम्हारा दिल हीरे जैसा है। जैसे ही बोल दिए, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको गाली दे रहा कि तुम्हारा दिल बहुत, और दिल क्या होना चाहिए? नरम होना चाहिए, ताकि आप पानी जैसा बहता हुआ दिल होना चाहिए। खैर चलिए, कहाँ अटका दिए। रिजिड बॉडी के बाद अपन क्या पढ़े थे? डिफॉर्मिंग बॉडी। क्या पढ़े थे? सॉरी, डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या पढ़े थे? किसको बोलते थे डिफॉर्मिंग फोर्स? थोड़ा स्पीड में जल्दी जल्दी बोलते जाइए। एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी का शेप और साइज क्या कर दे, दैट फोर्स इज नोन एज, ठीक है। एक था नाम रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम था? रीस्टोरिंग फोर्स। किसे, क्या इसको स्प्रिंग में भी पढ़ चुके थे? बोलो हाँ या ना? रीस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे भाई साहब? बोलो जरा जोर से। आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए और अगर उस बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया, क्या हो गया? शेप और साइज। बोलो क्या हो गया? शेप और साइज। अगर उस बॉडी का शेप और साइज चेंज हो गया, बट आप जैसे ही यहां से फोर्स रिमूव करते हैं, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाए, तो वो जिसकी वजह से वापस ओरिजिनल शेप गेन किया, यानी डिफॉर्म हुए शेप को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए जो फोर्स एप्लीकेबल है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज, अरे दैट फोर्स इज कॉल्ड एज, हाँ, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बात को समझते हैं, मान लिया जाए आपने, हाँ ध्यान से सुन, आपने कोई एक रबर लिया, ध्यान से देखना भाई, आपने कोई एक रबर लिया और रबर को पकड़ करके खींच लिया। वो आगे तो बढ़ा, पर जैसे ही आपने फोर्स हटाया वो अपने मीन पोजीशन पर आ गया। ये फोर्स जो उसे मीन पोजीशन पर खींच कर ला दे, वो क्या कहलाता था? रिस्टोरिंग फोर्स। कहाँ इलास्टिक पर चले गए? वो क्या कहलाता था? रिस्टोरिंग फोर्स। मान लिया जाए अपन स्प्रिंग लिए और स्प्रिंग पर आपने फोर्स लगाया, चाहे वो कॉम्प्रेसिव हो चाहे वो टेंसाइल हो। कॉम्प्रेसिव किसको बोलते हैं?
जो स्प्रिंग को दबाए दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव फोर्स, जो स्प्रिंग को एलोंगेट करे, बढ़ाए, वो क्या कहलाता है? टेंसाइल फोर्स। जब आप किसी भी फोर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो, चाहे वो कॉम्प्रेसिव फोर्स हो, इस फोर्स के बाद जैसे ही आप फोर्स को यहाँ से हटाएं, स्प्रिंग वापस अपने पोजीशन पर आ रहा है। किस फोर्स की वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स की वजह से? दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। बोल चमका हाँ या ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इलास्टिसिटी। क्या पढ़े थे? किसको कहते हैं इलास्टिसिटी? मटेरियल में दो तरह के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। एक तो ये मटेरियल जो आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी आपके फोर्स के अप्लाई होने से अपने शेप साइज में चेंजिंग ला दे। क्या ला दे? शेप साइज में चेंजिंग ला दे। जैसे आपका अगर हम लोग टीचर जैसे ही क्लासरूम में आता है, बच्चा धाए धाए पढ़ने लगे और टीचर गया वापस से गप करने लगे, ये प्रॉपर्टी कहलाता है इलास्टिसिटी का। आप जिस कंडीशन में थे, मेरे जाने के बाद आप उसी कंडीशन में वापस से आ गए, दैट इज नॉन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई साहब? इलास्टिक प्रॉपर्टी। लड़का कहाँ? चचा, इलास्टिक प्रॉपर्टी। आपके फोर्स से आपने फोर्स अप्लाई किया, इसने अपना शेप साइज चेंज किया, आपने फोर्स हटाया, ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ गया, पहले वाले शेप साइज में आ गया। पर यह घटना किसी भी मटेरियल में एक लिमिट तक होता है। कहाँ तक होता है? क्या रबर को पकड़ करके खींचते जाइए लास्ट दिन तक खींचते रहेंगे आप, वो खिंचाता जाएगा कि एक लिमिट तक खिंचाएगा। उस लिमिट के बाद वो क्या कर जाएगा? पहली बात तो ये, टूटने से पहले आप रबड़ को अगर ज़्यादा खींच दीजिएगा, वो अपना थुथना वैसा ही बना लेगा। बनाता है कि नहीं बनाता है? जो हम लोग बोलते भी है कि अरे मेरा हेयर बैंड लूज हो जाएगा, अरे बोल हाँ या ना। अरे हेयर में जो रबड़ लगाते हो, अगर उसको पकड़ के मैं बहुत खींच दूं, क्या वो वैसे शेप में आ पाएगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सिकुड़ेगा पर कम सिकुड़ पाएगा, और जोर से लगा दिए तो वो ब्रेक हो जाएगा। खैर बाद में लिमिट के बारे में जानेंगे। इलास्टिक लिमिट तक किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हैं, कौन सा लिमिट तक? इलास्टिक लिमिट तक अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और बॉडी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी। कुछ मटेरियल कल देखे थे ऐसा था कि आप फोर्स लगाए, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता था। क्या हो जाता था? परमानेंट, वापस अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता था। दैट मटेरियल इज नोन एज प्लास्टिक मटेरियल। कैसे मटेरियल कहते हैं उसको? प्लास्टिक और इलास्टिक दो तरह का मटेरियल होता है। इलास्टिक मटेरियल जो वापस से, और प्लास्टिक मटेरियल जो वापस शेप में। वेरी गुड, चमका आपको, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिस्टोरिंग फोर्स को इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी कहा जाता है। कोई परेशानी है क्या? रिस्टोरिंग फोर्स को क्या बोला जाता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस पढ़े थे। स्ट्रेस किसको कहते हैं भाई? स्ट्रेस में हमने आपको समझाया था कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते थे? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं भाई? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? अरे बोलो। सिग्मा इज इक्वल टू नॉन एज, ऑल्सो नॉन एज क्या? स्ट्रेस। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्रेस। अच्छी बात है। स्ट्रेस का डिफिनेशन बोलो जरा सा जोर से। तो कल क्या पढ़ाए थे स्ट्रेस के बारे में? हाँ, हमने आपको समझाया होगा। स्ट्रेस कहते हैं द इंटरनल फोर्स। कौन सा? द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा भाई साहब? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। क्या इसको ये डिफॉर्मिंग बॉडी के लिए होगा या किसी भी बॉडी के लिए होगा? डिफॉर्म करेगा बॉडी तब होगा या बिना डिफॉर्म किए हो जाएगा? हाँ, डिफॉर्म बॉडी के लिए होगा। किसके लिए होगा भाई साहब? डिफॉर्म बॉडी के लिए होगा। दूसरी बात हमने बताया था कि आपको रिस्टोरिंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्या बताए थे ऐसी बात? रिस्टोरिंग फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्या ऐसा मैंने कभी पढ़ाया है? अरे बोलो ना। आप अगर इस बॉडी पर 100 न्यूटन का फोर्स तक ये रिस्टोर हो सकता है। अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाए
और छोड़ दे तो वापस ये अपने पोजीशन पर आ सकता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ फोर्स हुआ, क्या हुआ भाई, एफ का मैक्सिमम वैल्यू हुआ। पर मुतल्लिब ने क्या किया, इस बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, बोल भाई। अगर मुतल्लिब 60 न्यूटन का फोर्स लगाता तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या आता, अगर 80 न्यूटन का फोर्स लगाता तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या आता, 80। अरे बोलो हाँ या ना, अरे आया नहीं आया, आता कि नहीं आता। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स फ्रिक्शन के जैसा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है, अरे बोलो कैसा फोर्स है। पर एक बात तो पक्की है, आप जितना फोर्स लगाएंगे अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू आप जितना भी फोर्स लगाएंगे यानी एफ एक्सटर्नल जितना होगा, आप एफ एक्सटर्नल जितना भी होगा वही आपका एफ रिस्टोरिंग होगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो वही आपका एफ, वही आपका एफ रिस्टोरिंग होगा। स्ट्रेस का डेफिनेशन कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बात नहीं करता है, वो क्या कहता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट। हाँ, पर रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्स के, डेट इज नॉन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, अरे बोलो क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका एसआई यूनिट क्या देखे थे हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कई किताब इसको, कई किताब सीजीएस यूनिट में पूछ देता है तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ देगा, m1 L-1 t का पावर -2 पूछ देगा। और कोई बात आया समझ में कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात चमकी। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट और प्रेशर का ऐसा यूनिट, दोनों का यूनिट सेम होता है, बोलो हाँ या ना। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट और प्रेशर का ऐसा यूनिट सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कैसा है भाई, बोलिए जरा सा। 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस के 3 टाइप्स कल पढ़ाए थे, बोलो हाँ कि ना। STRE, हाँ किससे डिनोट करते हैं, हाँ सिग्मा के कितने भाई है पार्ट में, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कैसा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अरे सीधा सीधा लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा शियर स्ट्रेस, तीसरा वॉल्यूम स्ट्रेस। बोलो हाँ या ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या बोलते थे, लेंथ के लॉन्ग जो स्ट्रेस होगा, किसके लॉन्ग, हाँ। या फिर आप कह सकते हैं फोर्स अप्लाइड टू द नॉर्मल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोले हाँ या ना, अरे हाँ या ना। पर शियर स्ट्रेस में क्या होता था, पैरेलल, क्या होता था भाई, सरफेस के, ये सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई करते थे। कैसा अप्लाई करते थे, जो ये सरफेस हुआ करता था रॉड का उसके परपेंडिकुलर फोर्स। अरे नहीं आया, ये आपका एक रॉड है एग्जांपल के तौर पर, और रॉड का ये वाला सरफेस एरिया है, बोलिए हाँ या ना। इस सरफेस के हम कैसे अप्लाई कर रहे थे, परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये कैसा स्ट्रेस हो जाता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर मेरा यही पार्ट, ध्यान से देखिए, मेरा यही वाला बॉडी है, चमका कि नहीं चमका आप लोगों को, पर अगर मैं इसके पैरेलल अप्लाई करूं, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल अप्लाई करने के लिए मुझे सरफेस के पैरेलल ऐसे करना होगा, बोलो हाँ या ना। अरे करना होगा कि नहीं करना होगा। कल हम बताए थे कि ये वाला अगर आपका कोई बॉडी है जिस पर आपको शियर स्ट्रेस चाहिए तो आप ऐसा घुमाएंगे तो सरफेस के कैसा हो जाएगा, पैरेलल होगा, या सरफेस के टेंजेंशियल होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, टेंजेंशियल। तो ऐसे स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहते हैं। कौन सा स्ट्रेस कहते हैं। और एक था वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बोल दीजिएगा, कल पढ़ाए थे ना ये बात कि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेस नहीं होता, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। पर कौन सा, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, पूरे सरफेस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, हाँ। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाता था। उसके बाद क्या पढ़े थे भाई साहब, जरा सा जल्दी बोलिएगा। हाँ, स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन, आप स्ट्रेन के बारे में बात किए थे
कि अगर आप किसी बॉडी को खींचिएगा सर जी, जब आप खींचेगा तो उस बेचारे का एक नया लेंथ बन जाएगा। मान ले ये वाला ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, ये हमारा क्या है, नया लेंथ है। पर सवाल ये है कि आपके फोर्स से ये लेंथ बना क्या? नहीं, आपके फोर्स से तो बस इतना लेंथ बना है। गलत या सही? तो चेंज इन लेंथ आपके फोर्स ने कितना किया? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल। तो चेंज इन डायमेंशन बोलिए या चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज, क्या बोला जाता है भाई? स्ट्रेन। और स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। किससे डिनोट करते हैं? स्ट्रेन के भी तीन भाई बहन, कौन कौन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में डेल्टा एल बाय एल लेंगे, डेल्टा एल बाय ये जो फॉर्मूला है। वॉल्यूम स्ट्रेन में आप डेल्टा वी बाय वी लेंगे। बोलो हाँ या ना? यह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। अरे बोलो। लेकिन शियर स्ट्रेन को आपको मेन याद रखना था। शियर स्ट्रेन में हम लोग भाई साहब क्या किए थे? मान लिया जाए हमारे पास, मान ले हमारे पास, अच्छा सिलेंड्रिकली लेता हूं मैं, ये है और आपने इसको ऐसा रखा है, कोई आदमी आया इसको मड़ोड़ दिया, मड़ोड़ देगा तो जो पॉइंट ये है वो पॉइंट उठ करके यहाँ हो सकता है चला आएगा। बोलो हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा? ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया भाई साहब, ये डिस्टेंस x है। मान ले ये वाला डिस्टेंस आपका l है, तो ये एंगल कितना बनाया होगा? थीटा। कितना बनाया होगा? हम बोले थे चेंज इन लेंथ अपॉन इसका परपेंडिकुलर लेंथ, यही बताए थे ना आपको। शियर स्ट्रेन में x बाय क्या हो जाएगा? l, और x बाय l किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। क्या इतनी बात हम लोग पढ़ चुके थे? बोलो हाँ या ना? यहीं तक पढ़े थे ना? अरे हाँ कि ना? फिर कुछ एक क्वेश्चंस किए थे, और क्वेश्चन में हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा था? वो आपका क्वेश्चन ये था, क्या था याद है किसी को? कि भाई मान लिया जाए सेम मटेरियल का है जिसका रेडियस क्या कर दिया जाता है? 1:2 में है, तो स्ट्रेस क्या होगा? चलिए एक क्वेश्चन फिर से कर ही लेते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लिया जाए दो पाइप है या दो रॉड है, दो रॉड है, क्या है भाई साहब? दो रॉड है जो सेम मटेरियल का है। कैसे मटेरियल का है? अरे बोलो, कैसे मटेरियल का है? सेम मटेरियल का है। पर सवाल यह है कि सेम मटेरियल का होने के बाद भी, ध्यान से देख, सेम मटेरियल का होने के बाद भी एक का रेडियस अगर r है तो दूसरे, सॉरी, एक का रेडियस अगर 2r है तो दूसरे का रेडियस r है, और ये r1 है और ये मेरा r2 है। इन दोनों का रेशियो, रेडियस का रेशियो 2:1 है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। दो रॉड है जो सेम मटेरियल का बना हुआ है, दो रॉड है जो सेम मटेरियल का बना हुआ है, जिसका रेडियस 2:, तो फाइंड आउट इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड बोथ देयर रॉड, सेम फोर्स इज अप्लाइड, दिस फोर्स इज डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसा फोर्स है भाई? कैसा फोर्स है भाई? इफ सेम डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ रॉड, फाइंड रेशियो ऑफ सिग्मा L1 रेशियो सिग्मा L2। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा?
हाँ, कितना आंसर है? 1:। अच्छा एक बात बता, सिग्मा 1 इज इक्व टू एफ बाय पाई R1 का स्क्वायर, अब बाय एफ बाय पाई R2 का स्क्वायर। ये एफ को खाएगा, ये पाई R1 स्क्वायर नीचे रहेगा और ये पाई R2 स्क्वायर, उसका पाई जाएगा, इसका पाई जाएगा, मिला जुला करके मेरे पास आएगा R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, आपको काम आएगा कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 अगर f बराबर है तब बराबर R2 बाय R1 का होल स्क्वायर होता है। बात पल्ले पड़ रही है? चलिए एक क्वेश्चन और देखें। ठीक, मान ले यहां पर एक पुल्ली पड़ा हुआ है, 6 kg का एक ब्लॉक टंगा हुआ है। कल ब्लॉक वाला करवाए थे ना, 8 kg का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये वायर, ये जो सिलिंड्रिकल तार है ना, कैसा तार है? वायर तो जानते ही हो सिलिंड्रिकल होता है। मैक्सिमम टेंशन T इज इक्व टू 20 बाय पाई सह सकता है। फाइंड रेडियस ऑफ वायर। टी मैक्स ये कितना सह सकता है? 20 बाय पाई। फाइंड रेडियस ऑफ वायर। बनाइए, थोड़ा जल्दी कीजिए।
बोलो क्या हो गया? टेंशन निकाल पाए? बैल सब हो क्या रे? एक तो फॉर्मूला है और एक तरीका भी बताए थे। कुछ नहीं करो, इसको कहाँ खींचेगा? अरे बोलो कहाँ खींचेगा? कितना से? इसको इधर खींचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्या इन दोनों को पकड़ करके ऐसे सीधा कर दें? चलिए सीधा कर दिए। ये इधर रहा आपका, इधर रहा आपका। अरे बोलो। चलिए, आपको कहाँ पर टेंशन चाहिए? कहीं पर भी जहाँ पर टेंशन चाहिए वहाँ चुपचाप क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। खड़े हो गए हम। खड़े होने के बाद बोल जल्दी से, फोर्स इधर का मास, वेरी गुड। तो 60 इंटू मास कितना है? 80। और फिर क्या करते थे? प्लस फोर्स इधर का मास, तो किधर है? इधर इधर 80 इंटू 6 डिवाइड बाय 8 प्लस 6। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ, एक तरीका और है टेंशन निकालने का फॉर्मूला, 2m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। बोल चमका या नहीं चमका? अरे हाँ या ना? आया? पक्की बात? चल ठीक है, ये ऊपर भी दे दिए। चलो आगे बढ़ू मैं। अब तुझे टेंशन पता चल गया, क्या अब तू रेडियस निकाल सकता है या अभी भी नहीं निकाल सकते? अरे टेंशन के बाद रेडियस निकाल सकते हो या नहीं? कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस के थ्रू। अरे ये मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता है भाई। हमको फाइंड रेडियस निकालना था, गलती हो गया। ये मैक्सिमम इतना स्ट्रेस सह सकता है। चल बन गया, घर जाके बना। मानेंगे कान के नीचे क्वेश्चन नहीं बन रहा तभी से। बन गया ना? आर का वैल्यू क्या आया? अरे भाई सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू ऐसा होगा किसके बराबर भाई? बोल जोर से, टी बाय ए के बराबर। अरे हाँ या ना? टी का वैल्यू क्या निकालोगे? अभी तुम्हारे निकाला इधर, और ए का वैल्यू यहाँ से देख कितना बोले? टी का वैल्यू 68.57 और एरिया पाए आर का स्क्वायर, यहाँ 20 बाय पाए। अब तुम निकाल लोगे, कैलकुलेशन हो सकता है ऊपर नीचे बड़ा छोटा हो गया हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देख। मान लिया जाए, ध्यान दे, इधर इधर दे, ध्यान दे, छोड़ छोड़ छोड़। मान ले हमने बोला किसी एक रॉड पर अपन फोर्स अप्लाई किए। क्या अप्लाई किए भाई साहब? अरे बोलो क्या अप्लाई किए? फोर्स अप्लाई किए, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेन जो है वो 0.12% है। इफ लेंथ ऑफ रॉड इज 10 मीटर, फाइंड elongation of rod। अरे उसको लगा दो यार, वो खटर खटर करते रहता है। फाइंड elongation of rod।
फाइंड एलोंगेशन ऑफ रॉड। हाँ क्या बोले? 1 पॉइंट, पक्की बात। कैसे निकाले भाई? स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल, पर इन्होंने परसेंटेज में दे रखा है, इसका मतलब इंटू 100 इज इक्वल टू 0.12 बाय 100। बोलो चमका या नहीं चमका? डेल्टा एल का वैल्यू पता नहीं, एल का वैल्यू है 10 इंटू 100 इज इक्वल टू हम 0.12 बाय 100। चल एक बात बता तुम लोग, ये 0 इस 0 को खाएगा, बोलो हाँ या ना? ये 100 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा भाई साहब। अरे ये बोलना नहीं बोलेगा कोई, कुछ होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? होगा। चलिए अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? 0.12 बाय 10 इंटू 100। चलिए ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू यहाँ से आप 3 जीरो और बढ़ाएंगे तो 0.00012 मीटर। कैसी बातें कर रहे थे आप लोग जी? 1.2 मीटर कहाँ से आया था? हैं? जादुई तिराक जानते हो क्या? बोलो ना भाई। अभी भी नहीं समझा? अरे वो बन जाएगा, टेंशन। ये हो गया। चल तीसरा क्वेश्चन देख। अगर मैं बोलूं ऐसा कि भाई साहब ये एक आपके पास वायर है, ठीक है, इस वायर का नीचे वाला एंड आपका फिक्स्ड है और आप पकड़ करके यू घुमाए, याद आ रहा है कुछ कुछ? इस वाले डिस्टेंस को अपन क्या बोलते थे? आर। ये वाला आपका एंगल क्या हो जाता था? थीटा। अच्छा, ये वाला लेंथ आपका क्या हो जाता था? एल। जो निकलता था वो शेयरिंग था। मान ले शेयरिंग को हम बोल दें कि फाई, तो क्या फाई इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू थीटा होगा? सोच के देख, इंटू थीटा होगा ना? ये फॉर्मूला याद रख। शेयर का एक फॉर्मूला कल हम लोग बोले थे, शेयर का एक फॉर्मूला हो जाता है फाई इज इक्वल टू आर बाय एल इंटू थीटा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन? द अपर एंड ऑफ ए वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। बोला एक वायर है जो 1 मीटर लंबा है। कितना है भाई साहब? और इसका जो ये ट्विस्टिंग रेडियस है, ये जो ट्विस्ट करता है पहले से अभी तक में, वो 2 mm ट्विस्ट किया है। कितना mm ट्विस्ट किया है? कितना mm ट्विस्ट किया उसने? जिसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल बन जाता है वो एंगल बनता है आपका, मान ले 30 डिग्री। कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री। फाइंड शियर। क्या पूछा आपसे? शियर। क्या आप निकाल सकेंगे? आसान सी बात है। फाई इज इक्वल टू शियर एंगल होता है एक्चुअल में, आर इज इक्वल टू 2 mm, यानी 2 इंटू 10 का पावर माइनस, अरे हाँ या ना, डिवाइड बाय 1 मीटर का मतलब 1 साइ, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 डिग्री। क्या इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा? चलिए देखते हैं। 30 को इससे डायरेक्ट डिग्री में मल्टीप्लाई कर दे। 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 60, और इंटू 10 का पावर माइनस 3, 0.06 डिग्री। लिख ले, 0.06 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, तब ना हम ऐसी बातें बोले। तब ना अपन ऐसी बातें बोले जी। हाँ, क्या डिग्री मल्टीप्लाई होता है? अरे भाई तू यहाँ ऐसे करना, वो बहुत स्मॉल सिस्टम में एंगल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए तू आराम से कर, तेरा कोई गलती नहीं होगा।
तू चिंता ही मत कर। चल थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? अब बैठ करके कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बात छोड़, जनरल बातें समझ पहले, तब अपन हुक्स लॉ पर जाएंगे और हुक्स लॉ के बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देख लिया जाएगा। ठीक है? तो पहली बात तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या है? क्या बोला मैंने? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लॉजिक बता, थोड़ी देर के लिए सुन, तुमको समझ में आएगा जो वो लॉजिक हम बात कर रहे हैं। ये लॉजिक ये है कि आपसे मैंने पूछा कि रबड़ को जितना खींचेंगे, आपका हेयर बैंड है रबड़, उसको ऐसा काट करके सीधा कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब लॉजिकली बोल, जितना फोर्स लगाएंगे क्या उतना स्ट्रेस पैदा होगा, क्योंकि इसका रेडियस तो फिक्स है। अरे ये तो इतना मोटा पहले से पता है, अब इसको बदल तो नहीं सकते, तो जितना अपन फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। बोलिए हाँ या ना? पहली बात, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। अरे हाँ या ना? जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई साहब? स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा ना बढ़ता। अब सवाल यह है कि जब स्ट्रेस बढ़ेगा क्या इसका स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा? बोलिए हाँ या ना? क्या इसका स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा? स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पर चेंज इन लेंथ बढ़ेगा, ओरिजिनल लेंथ तो कभी नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमको बढ़ता हुआ ही मिलेगा। अरे नहीं आया कि नहीं आया? हमको डेल्टा एल बढ़ेगा, पर एल का वैल्यू बढ़े या ना बढ़े, आंसर तो बढ़ता हुआ मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रेन होगा। बोलो चमका कि नहीं चमका? हेलो, हाँ बोलिए ना। 1:30 बजे वाला? हाँ, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, लेकिन ये घटना परमानेंट तो नहीं रहेगा, ये बात तो हम लोग जानते हैं। क्यों नहीं परमानेंट होगा? इसको एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इसको अपन क्या कर सकते हैं? एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा? अपना डिफॉर्मेशन तो करेगा ही। ध्यान से सुनिए, अभी डिफॉर्मेशन हो रहा है, मान लो अभी डिफॉर्मेशन हुआ, पर फोर्स छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पर। इस घटना को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक। बोलो नहीं कहेंगे कि हाँ कहेंगे? इलास्टिक कहेंगे ना। लेकिन इस लिमिट के बाद अब अगर हम फोर्स लगाने का सोच रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? डिफॉर्म तो कर रहा है, पर वापस अपनी जगह पर सही से आ नहीं पा रहा है। फिर एक टाइम आया कि और फोर्स लगाए और डिफॉर्म क्या, पहले थोड़ा वापस तो आया था, अब वो भी नहीं आ पा रहा है। बोलिए हाँ या ना? और फोर्स अगर लगा दे, अब यहां पर आकर के वो वापस आना नहीं चाह रहा है, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, यानी प्लास्टिक बन जा रहा है। बोलिए हाँ कि ना? अब इसके बाद भी अगर हम फोर्स लगाएं तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी मोटा मोटा हमको ये बात समझ में आ रहा है कि 3 तरह के पॉइंट होते हैं। मोटा मोटा हमको क्या समझ में आ रहा है? 3 तरह के पॉइंट आ रहे हैं मेनली। एक तो इलास्टिक का लिमिट, दूसरा मैक्सिमम लिमिट तक, उसके बाद वो ब्रेकिंग प्लास्टिक लिमिट, और उसके बाद ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक कर जा रहा है। अरे हाँ या ना? मोटा मोटा ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा है। क्या इसको कर्व में कैसे डिनोट करें? वो कर्व में डिनोट करने के लिए आपको जब बोला जाता है तो आप ऐसा कभी पढ़े हैं क्या? अरे बोलो ये कर्व पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हैं। चलिए ध्यान में आ जाएगा। हम पहली बात तो लेक्चर को उठा रहे हैं
और वहीं से पढ़ाएंगे, क्योंकि लिखाने में बहुत समय लग जाएगा उसको, ठीक है। तो हम आपको समझा देंगे कि कौन सा पॉइंट कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिखना है, तब आपको हुक्स का लॉ भी पढ़ लेंगे और उसके बाद देखा जाएगा। अरे जल्दी खुल जा भाई, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला है क्या? लग तो रहा है, हाँ। टेम्परेचर एंड थर्मल में आ गया। अभी देख, कौन बोल रहा था किताब नहीं है रे? मिला था रे? हाँ, यही पीडीएफ है ना? अभी दिखा रहा मैं। आ गया। चलिए, हमने आपको सिलेबस में क्या बोला कि आपको पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या बोला? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ना है, या कर्व बोलिए या ग्राफ पढ़िए, उससे कोई बड़ी बात नहीं। चलो ध्यान से भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप जितना आराम से सुन सकते हैं। पहली बात हमने आपको यह समझाया कि आप फोर्स लगाए वो बढ़ा, आप फोर्स हटाए वो वापस ओरिजिनल शेप पर आया, यानी ये बात इलास्टिक लिमिट तक हो रही थी। कहां तक हो रही थी? तो गौर से देखिए, यहां से आपका जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका स्ट्रेन भी, अरे बोलो, वैसे वैसे उसका स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। पर ये पॉइंट ए तक, कहां तक? तो इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी ये जितना बढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा, अरे ये जितना बढ़ाएंगे वो उतना बढ़ेगा, और ये घटा देंगे तो वो भी घटेगा। पर ये क्रम कहाँ तक जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। उसके बाद अगर आप फोर्स लगाते हैं तो अचानक एलोंगेट ज़्यादा हो जाएगा, कम ही फोर्स में वो ज़्यादा तिनाया चला जाएगा। अरे एक टाइम आएगा यहाँ तक टाइट लगा, अब इस जगह से कम ही फोर्स में वो ज़्यादा खींचा चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसमें दो जगह होता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ये यील्ड पॉइंट है जहां पर वो कम फोर्स में ज्यादा एलोंगेट हो गया। क्या हो गया? कम फोर्स में ज्यादा एलोंगेट हो गया। उसके बाद पॉइंट आता है सी, उस सी पॉइंट को हम लोग अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? अपर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? सी पॉइंट। और उसके बाद ये अब जो होगा ये सी से लेकर डी तक, क्या होगा? अब जो होगा सी से लेकर डी तक, उसको आप कल्पना कीजिए कि भाई आपका क्या स्ट्रेस में ज्यादा चेंजिंग आ रहा है? क्या स्ट्रेस में ज्यादा चेंजिंग आया सी से डी के बीच में? नहीं, पर स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंजिंग। बात समझ में आ रही है? अरे स्ट्रेस में चेंजिंग कम, पर स्ट्रेन में चेंजिंग, यानी लग रहा है कुछ तो घपलाबाजी है। अरे लग रहा है या नहीं लग रहा? चलिए देख लेते हैं। द रीजन बिटवीन ओ टू ए कर्व इज लीनियर। कर्व इज लीनियर का मतलब कर्व सीधा है। दैट्स ओबे द हुक्स लॉ। ये बात हुक्स साहब बोले थे। क्या बोले थे हुक्स जी? हुक्स जी बोले कि किसी बॉडी को इलास्टिक लिमिट तक अगर आप फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। अगर आप इलास्टिक लिमिट तक ये काम करते हैं तब, और नहीं तो नहीं। मेरी कही बात ये कब तक वैलिड होगी? इलास्टिक लिमिट तक। कहां तक वैलिड होगा? कहां तक वैलिड होगा? इलास्टिक लिमिट तक। और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बात चमका बोलो हाँ या ना? अरे नहीं आया। आया कि नहीं आया? ये बात किसने कहा था? अरे किसने कहा था? हुक साहब ने।
अब हुक साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब लॉजिकली सोच, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या इक्वल टू का साइन आएगा? अरे हाँ या ना? अगर वो इक्वल टू का साइन आएगा तो वो क्या आएगा, वो कैसे आएगा, वो बाद में पहले ये पढ़ ही लेते हैं हम लोग पूरा। क्या बोला? इन द रीजन बिटवीन ओ टू ए कर्व इज लीनियर, और ये ओबे करेगा, ये पालन करेगा, ये फिक्स्ड होगा ये कई बातों का। किसके बातों का? हुक्स लॉ का। इन दिस रीजन सॉलिड बिहेव्स एज एन इलास्टिक बॉडी। कोई भी सॉलिड होगा वो किसके जैसा बिहेव करेगा? क्या स्टील इलास्टिक बॉडी होगा? अरे हाँ, अभी तो यही बात हम समझाने के लिए थी, ये लाइन लाए। क्या बोला उन्होंने? इन दिस रीजन दे सॉलिड बिहेव्स लाइक, इन दिस रीजन दे सॉलिड बिहेव्स लाइक। रबर ज्यादा इलास्टिक की स्टील ज्यादा इलास्टिक? स्टील ज्यादा इलास्टिक। भाई इलास्टिसिटी का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि उसको आप खींच दे वो आ जाए। मान ले कि ये स्टील का प्लेट है, आप उसे पकड़ करके ऐसा खींच दिए, वो जल्दी अपने मीन पोजीशन पर आएगा कि रबड़ अपने मीन पोजीशन पर जल्दी आएगा? रबड़ आएगा। रबड़ उछल कूदी कर लेता, वो बहुत बार वाइब्रेशन करता है रबड़, तब जाकर के मीन पोजीशन पर आएगा। लेकिन अगर आपने स्टील को खींचा है थोड़ा तो वो तुरंत ही अपने मीन पोजीशन पर आ जाता है। डेप्थ में देखेंगे बाद में। पहली बात अभी बस याद रख ले कि स्टील ज्यादा इलास्टिक बॉडी होता है एज कंपेयर टू रबड़। ये पूछा है क्वेश्चन में, रबड़ से ज्यादा इलास्टिक कौन होता है? रबड़ से ज्यादा इलास्टिक कौन होता है? रबड़ से ज्यादा इलास्टिक कौन होता है? तो सॉलिड बिहेव्स लाइक इलास्टिक बॉडी अप टू कहां तक? हुक्स के लॉ तक। कहां तक? हुक्स ने क्या बोला? अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड। चल इन दिस रीजन ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नॉट प्रोपोर्शनल। क्या प्रोपोर्शनल है ए टू बी में? अरे ए से लेकर बी तक क्या प्रोपोर्शनलिटी का साइन है? यहां पर ये वाला पार्ट ज्यादा बढ़ गया और वो वाला पार्ट बढ़ा ही, यानी स्ट्रेन ज्यादा है और स्ट्रेस, स्ट्रेन ज्यादा है और स्ट्रेस, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का रूल ओबे नहीं करता है। बट इन दिस रीजन शेप और साइज इज चेंज व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। पॉइंट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको? इलास्टिक लिमिट और यील्ड। अपर इलास्टिक लिमिट है वो, वहां तक वो सह रहा है बेचारा। यील्ड पॉइंट, इफ द लोड इज इंक्रीज्ड फर्दर द स्ट्रेस डेवलप्ड देन स्ट्रेंथ इंक्रीज रैपिडली। बोलता है अगर आप और फोर्स अप्लाइड बढ़ा देते हैं, यानी फोर्स ज्यादा देने लगते हैं, लोड ज्यादा देने लगेंगे, तो क्या होगा? फर्दर स्ट्रेस तो कम होगा पर स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा। ये पूरा पॉइंट कल आप याद करके आएंगे और कल फिर